Hello guys, how are you? I am Nalini Tyagi and today we are back with a very new chapter which is triangles. इस पूरे ही चैप्टर में हम लोग अबाउट ट्राइंगल्स पढ़ेंगे एंड इससे पहले कि मैं लेक्चर शुरू करूं, आपको बताना शुरू करूं, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स गो। चलिए फिर देखते हैं कि ट्राइंगल्स में क्या है। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा एक छोटा सा टॉपिक कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था कि जब दो इमेजेस होती थी एनी टू फिगर्स इफ वी हैव देन इफ बोथ आर जेरोक्स ऑफ ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे की जेरोक्स हैं देन बोथ इमेजेस आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये तो हुई कॉन्ग्रुएंसी, लेकिन इस क्लास में आपको 10th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है सिमिलैरिटी। क्या पढ़ना है? सिमिलैरिटी। ठीक है, तो अब क्योंकि हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं सिमिलैरिटी पे, तो पहले मैं थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी भी आपको बता देती हूँ, फिर हम लोग सिमिलैरिटी पे आते हैं कि क्या सिमिलैरिटी होती है और क्या कॉन्ग्रुएंसी होती है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड दूसरा वर्ड आप पढ़ेंगे सिमिलर फिगर्स। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है, क्या बेसिक डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में और सिमिलर फिगर्स में। तो पहले हम कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में कहते हैं सर्वांग सम। क्या कहते हैं? सर्वांग सम। सर्वांग सम। ठीक है, अब सर्वांग सम, आप अगर इसका संधि विच्छेद करें, हिंदी में जाएं थोड़ा सा, तो सर्वांग सम को हम क्या कह सकते हैं? सर्व अंग समान, अर्थात दैट मीन्स जिसके सारे अंग समान हो, जिसकी सारी चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल कॉपी हो, लाइक अ मिरर इमेज ऑफ यू। आपकी जो मिरर इमेज है वो आपकी सर्वांग सम है, वो आपकी कॉन्ग्रुएंट इमेज है। या आप देखें, अगर हम दो ऐसी बॉल्स लें जिनका रेडियस सेम हो तो वो दोनों बॉल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर हम दो ऐसे स्क्वायर लें जिनकी साइड सेम हो तो वो दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर हम दो ऐसे फोटोग्राफ्स लें जिनका जो मेजरमेंट है 9/5 या 9/6 जो भी है, अगर दोनों का सेम है तो वो दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बेसिकली हमारे वो फिगर्स हैं जो एक दूसरे की जेरोक्स कॉपी हैं। अगर हम दो पॉलीगन्स की बात करें तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट इज इफ़ टू polygons have equal number of sides and same angles and same sides then the both images are congruent। समझ में आ गई बात? अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी की बात करूं, ये एक फिगर है और ये भी एक फिगर है, ठीक है, दोनों स्क्वायर है। तो अगर इनके चारों एंगल इक्वल हैं प्लस चारों साइड्स भी इक्वल हैं, ये ए, ये भी ए, ये बी, ये भी बी, ये सी, ये भी सी, ये डी, तो ये भी डी। अगर चारों एंगल और चारों साइड्स इक्वल हैं किसी स्क्वायर में, किसी रेक्टेंगल में, या कोई पॉलीगन में बढ़ा लूँ, मैं सपोज ऑक्टागन ले लूँ जिसकी 8 साइड्स हैं, तो 8 ही 8 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तब हमारी किसकी कंडीशन फुलफिल होती है? कॉन्ग्रुएंसी की। आई थिंक कॉन्ग्रुएंट तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, अब आते हैं अपने दूसरे फिगर पे, दूसरे टाइप पे, वो होता है सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स क्या हैं? जो कॉन्ग्रुएंसी तो हमने देख लिया, सिमिलर भी कुछ ऐसा ही आ रहा है कि सिमिलर मतलब एक जैसे, नहीं, सिमिलर मतलब समरूप। इसका भी हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो हिंदी में इसे कहते हैं समरूप। अब दोनों में फर्क समझो। सर्वांग सम जिसका हर अंग समान हो, जो बिल्कुल एक जैसे हो। समरूप जिनका रूप एक जैसा हो, जो देखने में एक जैसे हो। छोटे बड़े हो सकते हैं चलेगा, लेकिन वो देखने में एक जैसे हैं। जैसे आपके पास एक बड़ी बॉल है और आपके पास एक छोटी बॉल है, दोनों क्या है? दोनों स्फेयर है। अगर हम 2D की बात करें तो दोनों क्या है? सर्कल है। तो दोनों ऐसे सर्कल हैं जिनकी रेडियस क्या है? डिफरेंट है, लेकिन दोनों क्या है? समरूप हैं, क्योंकि देखने में दोनों एक जैसे हैं। समझ में आ रही है बात समरूप की? दैट मीन्स सिमिलर फिगर्स की। तो ऐसे दो फिगर्स जो देखने में तो एक जैसे हों बट साइज में ऊपर नीचे हो सकते हैं, चलेगा। लेकिन यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस आती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम हर दो फिगर्स को हमने ऐसे तो बोलेंगे कि मैम हर क्वाड्रिलेटर जो है वो सिमिलर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए भी फिर हमारी दो कंडीशंस हैं, जो उन दो कंडीशंस को जो भी फिगर्स फुलफिल करेंगी वही फिगर्स हमारी सिमिलर फिगर्स कहलाएंगी। ठीक है, तो उसमें पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन, पहली चीज़, अगर आप दो पॉलीगन ले रहे हो तो दोनों पॉलीगन्स में नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होंगी। ऐसा नहीं कि आप ट्राइंगल और आप स्क्वायर को कंपेयर करोगे, वो तो आप खुद ही नहीं करोगे, आपको खुद ही दिख रहा है कि ट्राइंगल और स्क्वायर जो है वो समरूप नहीं हो सकते, वो
सिमिलर नहीं हो सकते बट फिर भी। तो सबसे पहली चीज़ तो है दैट बोथ शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। दूसरा नहीं, ये पहला पॉइंट है, वो तो जस्ट एक वो है कि हाँ एक ऐसा दो ऐसे पॉलीगन जिनके नंबर ऑफ साइड्स जो है वो इक्वल है। इसका पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट फुलफिल करेगा ऑल एंगल्स शुड बी सेम। जितने भी एंगल्स हैं, अगर एक क्वाड्रिलेटर है तो 4 एंगल्स होंगे, एक ट्राइंगल है तो 3 एंगल्स होंगे, एक हेक्सागन है तो 6 एंगल्स होंगे। तो जितने भी एंगल्स हैं वो सब आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, दैट इज सेम होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, यहाँ पे चीज़ ध्यान से समझिएगा। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर मेरे पास 2 इमेजेस हैं और दोनों के एंगल्स तो इक्वल हैं। अब सपोज मैं 2 रेक्टेंगल लेती हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया और ये भी मैंने एक रेक्टेंगल लिया, बोथ आर रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल है तो ऑब्वियस सी बात है सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। नंबर ऑफ साइड्स भी दोनों में 4 हैं, लेकिन क्या दोनों सिमिलर हैं, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। ये वाली साइड सपोज 1 है, ये वाली साइड सपोज 2 है, ये वाली साइड सपोज 3 है और ये वाली साइड 5 है। तो क्या ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं, ये दोनों फिगर्स सिमिलर नहीं हैं। क्यों सिमिलर नहीं है, उसके लिए आती है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है, सेकंड प्रॉपर्टी स्टेट करती है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दोनों पॉलीगन्स की वो सेम रेशियो में होनी चाहिए, वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। दैट मीन्स, अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये 1 से 2 हुई है, डबल हुई है, एक प्रोपोर्शन में बढ़ी है, तो ये भी 3 से क्या होनी चाहिए थी, 6, ना कि 5। अगर ये 3 से 6 हुई होती तो देखिए 1/2, 1:2, 3/6, 1:2। दैट मीन्स जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दोनों पॉलीगन्स की वो क्या होनी चाहिए, सेम रेशियो में होनी चाहिए, दैट इज प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। एंड दैट इज अवर सेकेंड पॉइंट। दैट क्या है सेकेंड पॉइंट, करस्पॉन्डिंग sides should be proportional, और या फिर आप कह सकते हैं have same ratio। आई बात समझ में, किस तरह से हुआ, क्लियर है। चलिए अब मैं कुछ फिगर्स देती हूँ आपको और आप मुझे बताएंगे जल्दी से कि वो सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये सब आपने लिख लिया होगा आई थिंक। Duster gone. There is my duster. हाँ जी, देखिए यहाँ पे मैंने 2 फिगर्स बनाए हैं, 2 डायग्राम बनाए हैं, 2 ये बनाए हैं, 2 ये बनाए हैं। तो अगर मैं इन दोनों में सिमिलरिटी चेक करूँ तो हम पहले वाले में करते हैं। दोनों क्या हैं, क्वाड्रिलेटर है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो सीधा हमें पता चल गया कि एंगल्स क्या होंगे, दोनों के 90 होंगे। दैट मीन्स एंगल तो चारों क्या हैं, इक्वल हैं। तो एंगल्स तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं, दैट करस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इन सेम रेशियो। तो देखिए 2:1, दैट मीन्स 2/1। और दूसरी क्या है, 5/2.5। तो अगर मैं 5/2.5 करूंगी तो ये भी क्या हो जाएगी, 2/1। दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों फिगर्स क्या होंगे, हमारी सिमिलर होंगी। अब हम नीचे वाली फिगर पे आते हैं। तो देखिए एंगल्स गिवन है 60, 60, 50, 50, 70, 70। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 5 and 2.5 का रेशो, 2:1, 4 and 2 का रेशो, 2:1, 6 and 3.5 का रेशो। वेट, इट इज़ नॉट 2.5, 2:1। ये 2:1 कब होता, अगर ये 6 और ये 3 होता। अगर ये साइड 3 गिवन होती तो क्या होता, ये दोनों सिमिलर होते। क्योंकि अब ये 3.5 गिवन है तो ये दोनों सिमिलर नहीं। आई थिंक अब आपको सिमिलरिटी में कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो सिमिलरिटी के लिए 2 कंडीशन आप चेक करेंगे। पहली, आप सारे एंगल्स चेक करेंगे। दूसरी क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो चेक करेंगे। तो चलिए अब इसी के साथ एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है, 6.1 एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, वर्बल है, ऐसे ही कर लेंगे फटाफट से, यूँ को हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ऑल सर्कल्स आर, सारे सर्कल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। ऑब्वियसली सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन सारे सर्कल्स हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ऑल स्क्वायर्स आर अगेन सेम एज सर्कल। जब सर्कल सारे सिमिलर हैं तो सारे स्क्वायर्स भी क्या है, सिमिलर है। ठीक है जी। तीसरा,
ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे क्योंकि उसकी तीनों साइड इक्वल होंगी। अगर आपने एक को रेशो में रखा तो बाकी दो अपने आप रेशो में, उसी रेशो में हो जाएंगी। समझ रहे हैं ना बात को? अगर मेरे पास ये रेज कर देते हैं, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, इक्विलेटरल मतलब एंगल सारे इक्वल एंड साइड भी सारे इक्वल। अगर ये मैंने 6 से 3 किया है तो बाकी दो तीनों अपने आप 6 से 3 हो जाएंगी। ठीक है, तो हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा। तो ये 3 फिगर आपको वैसे भी याद रखनी है, सर्कल, स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये तीनों हमेशा सिमिलर होंगे। इट डजंट मैटर कि उनका साइज क्या है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। 2 पॉलीगन क्या हैं? सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, पहली कंडीशन हो गई। अगर उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो? इक्वल, अभी बताई थी डेफिनेशन में। एंड दूसरा पॉइंट कह रहा है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो? इक्वल रेशो में है, दैट मीन्स प्रोपोर्शनल हो। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स के लिए आप 2 बॉल्स का एग्जांपल दे सकते हो, 2 ट्राइंगल्स, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एग्जांपल दे सकते हो, 2 स्क्वायर्स का एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं नॉन सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर फिगर में आप कुछ भी दे सकते हो, कोई भी 2 फिगर्स आप लेके उठा के दे सकते हो। एक ट्राइंगल हो गया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ठीक है, फिर नीचे क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नोट। ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं हैं। तो अब आप इन दोनों को ज़रा ध्यान से देखिए। अगर मैं इन दोनों फिगर्स को देखूँ, एक तो कुछ इस तरह से है और एक कुछ इस तरह से है। ये 3 3 3 3 1.5 1.5 1.5 1.5। तो इसमें सेकेंड कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, मुझे दिख रहा है 3/1.5 बनेगा हर बार। दैट मीन्स सारे साइड्स क्या हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, प्रोपोर्शनल है, इक्वल रेशो में है। बट इसके एंगल्स अगर मैं देखूं तो ये वाले एंगल्स 90 हैं। इस तरह से अगर निशान लगा के दे दैट मीन्स 90 है। ये सारे 90 है, बट क्या ये 90 है? नो, दिस इज नॉट 90 डिग्री। ये कितना भी हो सकता है, ये कितना भी हो सकता है, ये 90 नहीं है क्योंकि इसने यहाँ पे इसे 90 दिखाया नहीं है। 90 दिखाने के लिए हमेशा वो इस तरह से बना के देगा। तो अब क्योंकि इसकी दूसरी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है लेकिन फर्स्ट कंडीशन ही ये फुलफिल नहीं कर रहा, इस दोनों फिगर्स के एंगल्स इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई बोथ फिगर्स आर नॉट सिमिलर। चलिए इसके साथ 6.1 खत्म हो गई, कुछ भी नहीं था 6.1 में। अब हम शुरू करते हैं अपनी असली कार्यवाही, दैट मीन्स हमारी थ्योरम 6.1। चलिए देख लेते हैं थ्योरम 6.1 में क्या कह रहा है। अभी तक मजा आ रहा होगा, क्या चल रहा था सब कुछ। थ्योरम 6.1, हाँ जी, स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है थ्योरम 6.1 में। थ्योरम 6.1 में ये कह रहा है इफ अ लाइन is drawn parallel to one sides of a triangle to intersect the other 2 sides in distinct point, the other 2 sides are divided in the same ratio। ठीक है, इसने कहा कि अगर हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, ABC PQR, कुछ भी ले लेते हैं, हम PQR ले लेते हैं। ठीक है, और हम इसके बेस के पैरेलल, बेस के नहीं, आप किसी के भी पैरेलल लेके कर सकते हो लेकिन बेस के पैरेलल लेके करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसलिए हम बेस के पैरेलल ले रहे हैं। एक पैरेलल लाइन खींचें जो कि हमारे बेस के पैरेलल हो, QR के पैरेलल हो, ये सपोज MN है। देन यू हैव टू प्रूव कि इसने जो जिन साइड्स को कट किया है वो इक्वल रेशो में क्या है। दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू प्रूव दैट PM/MQ इज इक्वल्स टू PN/NR। क्लियर है क्या करना है क्वेश्चन में, क्या थ्योरम में कह रहा है वो समझ में आ गया। उसने थ्योरम में आपको एक ट्राइंगल दिया है, इस ट्राइंगल में बेस के पैरेलल उसने एक लाइन ड्रॉ की है MN, और उसने कहा है दैट यू हैव टू प्रूव दैट PM/MQ इज इक्वल्स टू MN/NR। इतनी पिक्चर क्लियर है। चलिए अब थ्योरम में देख लेते हैं थ्योरम में क्या करना है। थ्योरम लिखने का एक तरीका होता है, सबसे पहले लिखते हैं गिवन पॉइंट कि हमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन में मैंने अभी बता दिया, गिवन में आप क्या लिखेंगे, गिवन क्या है आपको, ट्राइंगल PQR triangle PQR where MN is parallel to QR।
ठीक है जी, एम एन हमारा क्यू आर के पैरेलल है, ये चीज़ हमें गिवन है। दूसरी चीज़ हम लिखते हैं प्रूफ, हमें क्या करना है, टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है, पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल्स टू पी एन अपॉन क्यू आर, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो इसे हम सर्कल करके रख लेते हैं कि हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। चलिए अब हम इसमें करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इस क्यू और एम को, एन को ज्वाइन करेंगे और इस आर और एम को ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइनिंग क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन एम एंड आर, जॉइंट एम आर एंड क्यू एन। ठीक है, ज्वाइन कर दिया एम आर और क्यू एन को। सिमिलरली ऑल्सो ड्रॉ, इस पे इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। पी क्यू एम आर एम एन हो गया, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ए बी ले लेते हैं। ठीक है, ए एन परपेंडिकुलर टू पी एम। मैंने ये जानबूझ के सारी वैल्यूज़ अलग अलग ली हैं, मैं चाहती तो एनसीईआरटी वाली सारी वैल्यूज़ लेके भी कर सकती थी, बट मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट समझे, चीज़ें रटे ना, क्योंकि मैंने बहुत देखा है बच्चे क्या करते हैं, फाइनली रट लेते हैं। भाई थ्योरम समझ में नहीं आ रही, थ्योरम रट लिए। थ्योरम रटनी नहीं है, समझनी है, चीज़ों के डीप में जाना है। ट्राइंगल बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत आता है पेपर में और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ट्रिकी चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, तो हमने क्या ड्रॉ किया है, ड्रॉ ए एन परपेंडिकुलर टू पी एम एंड एम बी परपेंडिकुलर टू, किस पे परपेंडिकुलर है, पी एन। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है, इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब हम करते हैं, चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ कि हमें प्रूफ किस तरह से करना है। ठीक है जी, चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम शुरू कहाँ से करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें हम डिफरेंट ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम ट्राइंगल पी एम एन का एरिया लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एम एन इज इक्वल्स टू, अगर मैं पी एम एन का एरिया देखूं तो एरिया क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और हाइट क्या है, अगर मैं अलग से एक ट्राइंगल लेके बता देती हूँ, ये मैंने ट्राइंगल लिया, ये मैंने बेस लिया और ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये इसकी हाइट हो गई। लेकिन अगर मैं इसी ट्राइंगल पे इस तरफ से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, तो अब मेरा जिस पे परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है वो बेस हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए पी एम एन में अगर मैं एम पी को बेस लूँ तो मेरी हाइट क्या हो जाएगी, ए एन। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, 1/2 बेस, दैट मीन्स पी एम इंटू ए एन। क्लियर है। सिमिलरली इसी ट्राइंगल का एक और एरिया निकल सकता है जब मैं बेस पी एन ले लूँ, उस केस में हाइट क्या हो जाएगी, एम बी हो जाएगी। तो वो भी हम साथ के साथ लिख लेंगे, एरिया ऑफ ऑल्सो करके, ऑल्सो एरिया ऑफ पी एम एन इज इक्वल्स टू 1/2, क्या लेंगे अब, पी एन इंटू एम बी। क्लियर है। चलिए जी, अब हम लेंगे नीचे वाला ट्राइंगल का एरिया, कौन से का, एम एन क्यू का। एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन क्यू इज इक्वल्स टू एम एन क्यू। बेस अगर मैं इसका क्यू एम लूँ, इस ट्राइंगल का, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जब आप जाएंगे, ट्राइंगल्स तो पता ना एक्यूट ऑब्ट्यूज कौन से होते हैं, अगर आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जाएंगे तो उसका हमारा जो हाइट होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि वो हमारा बेस को एक्सटेंड करके आती है। देखिए ये भी चीज़ थोड़ी सी समझ लीजिए। यहाँ पे अगर मैं इस तरह से कोई ट्राइंगल ड्रॉ करूँ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल क्योंकि 90 से बड़ा है तो ये मेरा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और इसे हम बेस एज्यूम करें इस वाले को, तो मेरी जो हाइट होगी वो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके होगी। अब इस पॉइंट से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी तो वो मेरा इस तरह से आएगा, दैट मीन्स इस बेस को क्या करना पड़ेगा, मुझे पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मैं 1/2 बेस इंटू हाइट लूँगी तो मैं बेस यहाँ तक ले लूँगी, नहीं, बेस मेरा यहीं तक रहेगा। अगर ये ए बी और सी है और ये मेरा ए डी ड्रॉ हुआ
तो जो मेरा बेस होगा वो BC ही होगा, लेकिन हाइट क्या हो जाएगी AD, जो कि ट्राइंगल के बाहर है। तो ऐसा नहीं है कि ट्राइंगल के बाहर है तो मैम हाइट कैसे ले ली, इस तरह से ट्राइंगल के बाहर हाइट आती है। समझिए कैसे आती है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में। तो यहाँ पे अगर आप MNQ देखो तो, और मैं बेस अपना MQ देखूँ, तो इसमें जो मेरी हाइट है वो क्या होगी, AN होगी। क्लियर है पॉइंट? चलिए लिखते हैं। तो MNQ में क्या लिखेंगे, 1/2, बेस कितना MQ इंटू AN। ठीक है जी। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब MNR लेंगे, MNR, इसमें भी क्या होगा, बेस क्या हो जाएगा 1/2, बेस कितना हो गया NR इंटू NR, NR को पीछे एक्सटेंड किया यहाँ, तो मेरा हाइट कितना हुआ MB। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 एंड दिस वन इज इक्वेशन 4। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? यहाँ तक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं किस किस को किस किस तरह से डिवाइड करें कि इक्वल हो जाए, बस ये देखना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे इस वाले में PMN को इन दोनों में से किसके साथ डिवाइड करूँ कि मेरा सब कुछ कट के सिर्फ 2 पॉइंट में वैल्यू रह जाए। अगर मैं इसको और इसको डिवाइड करूँ तो देखो AN से AN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, सिंपल क्या रह जाएगा, PM/MQ रह जाएगा। चलिए तो हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड लेंगे एंड दूसरे केस में क्या लेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे, और दूसरे केस में क्या लेंगे, सेकंड एंड फोर्थ लेंगे। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड जब हमने किया तो ये मेरा क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल PMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल MNQ इज इक्वल्स टू 1/2 से 1/2 कैंसिल, AN से AN कैंसिल, PM/MQ। ठीक है, ये होगी इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली 1 into 3 था, सॉरी 1 into 3 किया है ना, और ये क्या 2/4, 2/4 करेंगे, दैट मीन्स दिस अपॉन दिस। तो ये भी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल MNR इज इक्वल्स टू 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, MB से MB कैंसिल, ये क्या आ गया PN अपॉन NR। ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट आई थिंक होना नहीं चाहिए। तो अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो अब आगे ध्यान दीजिए। इन दोनों की तरफ जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखूंगी तो PMN और PMN क्या है, सेम है, लेकिन MNQ और MNR तो सेम नहीं है, MNQ और MNR। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि अगर दो ट्राइंगल्स का बेस सेम हो, रिमेंबर द थ्योरम, चलो भूल गए तो कोई नहीं, मैं याद दिला देती हूँ। अगर हमारे दो ट्राइंगल्स का बेस सेम हो और वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, तो इन दैट केस उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम होता है। Did you remember that theorem? The theorem states that when there are two triangles having the same base and lie between two parallel lines, then their areas are always equal. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो मेरा MN बेस है दोनों ट्राइंगल्स का, और MN और QR क्या थे, पैरेलल थे। As MN is the base and MN and QR are parallel lines, that's why two triangles MNQ and MNR have equal area. क्लियर है? चलिए इस तरफ कर लेते हैं। कहाँ पे करें, यहाँ कर लेते हैं, ये सब आपने नोट डाउन कर लिया होगा। So area of triangle MNQ is equals to area of triangle MNR। क्यों हुआ? As both triangles have same base MN and lie between parallel lines। कौन कौन सी पैरेलल लाइंस? MN एंड QR। यहाँ तक क्लियर हो गई पिक्चर? तो अब क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए तो देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल हो गया। सो फ्रॉम 5, 6 एंड 7 यहाँ कर लेते हैं, इस तरफ से लिखते हैं, उधर से आपको दिक्कत होगी। फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7 क्या आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि ये दोनों भी इक्वल हो गए और ये ऊपर वाले भी दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो मेरा राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गया। दैट मीन्स PM अपॉन MQ इज इक्वल्स टू PN अपॉन NR।
राइट, ये तो वही आ गया जो हमें प्रूफ करना था, यही तो चीज़ थी जो हमें प्रूफ करनी थी, एंड दिस इज द थिंग विच वी हैव गॉट, सो हैंस प्रूफ। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थ्योरम समझ में आ गई होगी, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम थी, बहुत इजी थ्योरम थी, आई थिंक समझ में आ गई होगी आप लोगों के। तो चलिए थ्योरम नंबर 6.2 देख लेते हैं, लेट्स गो। वेयर इज द डस्टर? चलिए 6.2 में क्या कह रहा है थ्योरम? 6.2 में सिंपल थ्योरम है, इसका काउंटर पार्ट है, इसी थ्योरम का अपोजिट है। इसमें क्या दिया था कि पैरेलल लाइन दी थी, रेशो प्रूफ करना था, उसमें क्या है रेशो दिया है और आपको पैरेलल लाइन प्रूफ करनी है। क्या स्टेटमेंट है? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। समझ गए क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर एक लाइन, 6.2 थ्योरम है, अगर एक ट्राइंगल में एक लाइन इस तरह से है जो कि इसे इक्वल रेशो में कट कर रही है, अगर ये मेरा ABC और ये मेरा MN, तो इसने मुझे गिवन क्या है? इसने मुझे गिवन है दैट AM अपॉन BM इज इक्वल्स टू MB, लिख लो AN अपॉन NC, ये चीज़ गिवन है, AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन NC। ठीक है, what we have to prove? We have to prove MN is parallel to BC। हमें क्या प्रूफ करना है? MN पैरेलल है BC के। वेरी सिंपल। हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटी सी। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हम ये अज्यूम करके चलेंगे दैट सपोज MN इज नॉट पैरेलल टू द बेस। हम ये अज्यूम करके चलेंगे दैट लेट MN is not parallel to BC, so we draw a line M and dash, यहाँ पे लिख लेते हैं M and dash parallel to BC। हम यहाँ पे एक लाइन M and dash ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पैरेलल है BC के। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब क्योंकि M and dash जो है हमारी पैरेलल है BC के, तो हमारी थ्योरम 6.1 क्या स्टेट करी थी? दैट व्हेन वी हैव अ लाइन विच इज पैरेलल टू द बेस इट विल कट द करस्पॉन्डिंग साइड्स इनटू इक्वल रेशो। दैट मीन्स if M and dash is parallel to BC, so AM upon MB is equals to A and dash upon N dash C। यहाँ पे आप लिख देंगे थ्योरम 6.1। ठीक है, क्या चीज गिवन थी? AM upon MB is equals to while AM upon MB is equals to AN upon NC। ये चीज क्या है? हमें गिवन है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को देखूं तो AM अपॉन MB लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में है, और इधर क्या है? AN डैश अपॉन ND डैश N डैश C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AN अपॉन NC हो जाएगा। तो यहाँ से हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर हम देखें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AN डैश अपॉन N डैश C इज इक्वल्स टू AN अपॉन NC, और ये कंडीशन कब पॉसिबल है? AN dash upon N dash C is equals to AN upon NC कब पॉसिबल है? दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन these both points are same points। समझ रहे हो? दैट इज इट इज ओनली पॉसिबल। अब आप यहाँ पे लिख देंगे इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन N and N dash are सेम पॉइंट्स, और एक और वर्ड दिया होगा एनसीईआरटी में, कोइंसाइड। क्या होंगे? कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब यही तो होता है कि दोनों सेम पॉइंट हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ से हमारा क्या होगा कि अगर ये दोनों सेम पॉइंट है, दैट इज अगर हमारा MN डैश पैरेलल है BC के, तो MN भी क्या होगा? फॉर MN इज पैरेलल टू BC।
ठीक है, चलिए आज हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं, क्योंकि आई थिंक आज के लिए बहुत हो गया, 2 थ्योरम भी हो गई और बेसिक्स भी हमने कर लिया, इंट्रो भी कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर में पढ़ाने, पूरी एक्सरसाइज में पढ़ाने वाली हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।